ओनली वन आंसर, बस एक आंसर आया है। इतनी देर हो गई है। रोशम बताऊं या कर रहे हो अभी? स्टार्ट करूं मैं? कुछ तो बोलो, हाँ या ना। कोई कोई भी नहीं बोल रहा। 6 लोगों का आंसर आ गया वैसे। शैल आई स्टार्ट और आर यू ट्राइंग? कोई बोल ही नहीं रहा। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या किसी को? आ रही है सर। तो कुछ सर तो बिल्कुल बताओ। स्टार्ट। स्टार्ट करूं? देखो, ध्यान से देखो। कितने लोगों का आंसर आया? आदि का आंसर आया है, मानव का आया है। मानव का आंसर बी है, बाकी आदि, अमूल्य और कुशल। अच्छा, 4 लोगों का ही आया था, मुझे लगा 6 लोगों का है। तो उनका आंसर सी है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अ, ये जो पीपीटी है ना, ये मैंने बनाया था 2020 में, मई के टाइम, मतलब 1 साल पहले। एंड इसकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अवेलेबल है। ये सारे यूट्यूब सेशंस थे ना मेरे सब, मतलब तुम्हारे जमाने से पहले वाले जमाने में। तो उस टाइम पढ़ाया था मैंने। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड सिमिलर क्वेश्चन उनके सैम्पल पेपर में आया था, अगर तुमने देखा होगा। जो फर्स्ट सैम्पल पेपर आई थी ना क्लैट की, सैम्पल पेपर 1, उसमें एक क्वेश्चन था, शायद तुम लोगों ने देखा होगा। अमेजन और ईबे करके, याद है क्या किसी को? एक तरफ अमेजन लिखा होता है, एक तरफ ईबे लिखा होता है। एंड 3-4 प्रोडक्ट होते हैं। वो प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बेस्ड टेबल था, तो मैंने ये क्वेश्चन लिया था। एंड इस क्वेश्चन में ना देखा है ये क्वेश्चन? कितने लोगों ने एक बार देखा है? एक बार चैट में लिखना। ठीक है। अब ध्यान से देखो। तो ये जो क्वेश्चन आया था ना जब उस टाइम, तो वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग था, क्योंकि जब ये सारा कुछ चल रहा था ना पैटर्न चेंज का, तो सारे बच्चे इंक्लूडिंग कोचिंग्स भी कंफ्यूज थे, क्योंकि जो भी वो एक इंसान है, मैं नाम नहीं लूंगा, तो उसने आके बोला था वीडियो में कि वी वोंट बी टेस्टिंग योर मैथ्स। और स्पेशली टाइम एंड वर्क चैप्टर का नाम लिया था, कि इतने लोग इतने दिन में काम करते हैं, तो हम वो टेस्ट नहीं करेंगे। एंड सैम्पल पेपर में, पहले सैम्पल पेपर में सोफा आया था, बहुत ही अजीब सा। एंड सेकंड सैम्पल पेपर में कुर्सी, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बेस्ड डीआई था। तो जो बच्चे खुश हो रहे थे ना कि ग्राफ वगैरह एनालाइज करना है, परसेंटेज चेंज वगैरह करना है, तो वो बच्चे थोड़े से वापस दुखी हो गए थे, क्योंकि उनको मैथ्स पसंद नहीं था। तो मैथ्स के ऊपर बेस्ड डीआई आई थी।
तो हम अब खूब सारे मैथ्स के ऊपर डीआई करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अब एक बार मुझे एक बार कंफर्म कर दो, एक चीज होती है प्रॉफिट एंड लॉस में, ध्यान से सुनना, अगर वो चीज तुम्हें आती है ना तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ बचता ही नहीं है, उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ऋषभ माइक पे आ सकते हो तुम? यस सर। ऋषभ तुम्हें ये चीज पता है कि अगर मैं किसी चीज को 20% इंक्रीज कर देता हूँ, तुमने मेरे यूट्यूब वीडियोस देख रखे हैं ना? यस सर, सर 1.2 से। 1.2 टाइम्स। हाँ सर। सर सॉरी बट आपको मैसेज करना है तो यहाँ पे दो बोल प्राइम है, होस्ट पे करना है या को होस्ट पे? तुम करो एक सेकेंड, को होस्ट पे करना है। आज मैं एक्चुअली मैंने भूल गया था, मेरी क्लास है, तो मैं सिटी का मॉक बना रहा था इस साल वाले बच्चों का, तो मुझे अचानक से याद आया, तो मैंने फोन से शुरू कर दिया था। एक सेकंड रुक जाओ, मैं ओके फोन वाले सर। को ना नाम ही चेंज कर देता हूँ कि डोंट रिप्लाई। एक सेकेंड। ठीक है, तो जिस पे नहीं लिखा है ना उस पे मत करना रिप्लाई अब, ठीक है। अब ध्यान से देखो ऋषम, ये कंसेप्ट पता है ना कि अगर कोई चीज 20% बढ़ाते हैं तो 1.2 टाइम्स हो जाता है ना? यस सर। और तुम्हें ये भी चीज पता होगी कि सीपी को 20% बढ़ाते हैं तो वो चीज एसपी हो जाती है प्रॉफिट के केस में, एंड सीपी को 20% घटाते हैं तो वो चीज भी एसपी होती है लॉस के केस में। तो जब भी अगर मुझे एसपी डायरेक्टली निकालना है तो सीपी इंटू 1.2 और 0.8 कर देंगे लॉस के केस में, ये चीज पता है ना? जैसे कि मुझे ना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, तो सीपी मुझे पता है एंड मुझे 20% प्रॉफिट करना है, तो एसपी सीधे 1.2 टाइम्स नहीं हो जाएगा? यही कंसेप्ट है ना? तुमसे बात कर रहा हूँ ऋषभ। अच्छा यस लिख दिया, ठीक है। यस सर, सर मैसेज किया। बस बस इतना सा था, तो ये क्लियर होना चाहिए। अब मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, और ये चीज जो मैं बोलूंगा ना बहुत ध्यान से लिख लेना कॉपी में, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मैं देखो बाकियों की तरह क्वेश्चन पे अपना लोगो नहीं लगाता, ये क्वेश्चन बैंक पीओ प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, एंड ये क्वेश्चन मुझे रेलेवेंट लगा था इसलिए मैंने लिया था एक्सरसाइज कराने के लिए, ठीक है। मेंस के क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे मॉक में, वो इरेलीवेंट होते हैं, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है इसलिए मैंने लिया है। तो ये एक्सपेंडिचर जो होता है ना, और यहाँ पे इनकम लिखा है, तो इसको हम ट्रीट करेंगे एज एसपी और सीपी। अब मुझे सोच के बताओ कि एक्सपेंडिचर एसपी होता है या सीपी होता है? चैट में लिखो सब लोग, प्लीज सब लोग रिप्लाई करना। चार लोगों ने रिप्लाई किया है, पांच, ठीक है। रुशम देखो थोड़ा सा कंसेप्ट, तुम्हारा आंसर सबसे अलग है और निखिल का भी अब एसपी आ गया है, बाकी लोगों का आंसर सीपी है। रुशम एज अ सेलर सोचो कि तुम दुकानदार हो, अब तुम सोचो कि ये तुम्हारे पास से जाएगा या फिर तुम्हारे पास आएगा, बताओ मुझे। एक्सपेंडिचर तुम्हारे पास आता है या तुमसे जाता है? जाता है, आई मीन तुम, इसका मतलब तुम खर्च कर रहे हो, राइट? मतलब तुम वो पे कर रहे हो, राइट? एक्सपेंडिचर इज बिंग पेड बाय शॉपकीपर, राइट? एंड इनकम तुम रिसीव कर रहे हो। तो जब तुम कोई एज अ शॉपकीपर सामान बेचते हो तो रिसीव जो करते हो दैट इज सेलिंग प्राइस, राइट? एंड जो स्पेंड करते हो दैट इज कॉस्ट प्राइस। समझ आया? निखिल समझ आया? यस सर। निखिल, तो अभी यस से सर। एक चीज कॉपी में लिखना है तो लिख लो, बाकी नहीं रटना है तो समझ के भी लिख सकते हो, मतलब समझा दिया मैंने, इसको रटने की जरूरत नहीं है। सो एक्सपेंडिचर की जगह ऑफलाइन पेपर है, तो काट के ना यहाँ पे लिख दो कि एक्सपेंडिचर मीन्स व्हाट, मैं खर्च कर रहा हूँ, मैं खर्च करूंगा सामान बनाने के लिए, राइट? अगर मुझे जींस मैन्युफैक्चर करना है तो मैं उसको बनाने में खर्च करूंगा, सो एक्सपेंस इज माई सीपी। एंड अब मैं कमाऊंगा दैट इज माई एसपी, राइट? तो एसपी लिख लूंगा। अब मैं इसके टर्म्स में क्वेश्चन को देखूंगा ही नहीं। समझ आ गया? यहाँ तक बहुत सिंपल है। अब आगे सोचते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये यहाँ पे इसको, इस टेबल को ना मिसिंग टेबल डीआई बोलते हैं, ठीक है। तो मिसिंग टेबल डीआई है ये। मिसिंग टेबल क्यों? क्योंकि कुछ डेटा मिसिंग है, ठीक है। प्रॉफिट इन 2013, अब ये प्रॉफिट इज व्हाट, प्रॉफिट परसेंट नहीं, प्रॉफिट की वैल्यू, प्रॉफिट परसेंट नहीं बोला है, प्रॉफिट की वैल्यू बोला है, ठीक है। तो प्रॉफिट इन 2013, सो दैट मीन्स 20% ऑफ सीपी, राइट? अंडरस्टूड? 20% ऑफ सीपी इज प्रॉफिट, यस और नो? अगर 105 रुपए पे 20% प्रॉफिट है तो 1/5 मतलब 21 रुपीज होगी प्रॉफिट की वैल्यू। निखिल समझ रहे हो? यस सर। और अगर 21 रुपया प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 105 में 21 जोड़ दें
दैट इज 126। समझ आ रहा है? यस सर। इसको तुम डायरेक्टली भी, ये देखो मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन अभी तक निकल चुका होता, मैं तुम्हें ना चीजें समझा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में बता दूंगा कितने सेकंड का है। अगर मुझे सेलिंग प्राइस निकालना होता तो मैं 1.2 इंटू सीपी भी कर सकता था, राइट रुशम? तो इससे भी देखो 126 ही आएगा। 12 5 60, डेसिमल उड़ गया 6, 12 जीरो 0 और 6 कैरी हुआ था, एंड 12 1 12। तो तुम प्रॉफिट निकाल के ऐड कर लो या 1.2 से मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात होती है। समझ आ गया ना सबको? प्लीज एक बार रिप्लाई कर दो सब लोग। यस सर। ठीक है, ये चीज मैं ऐसे कंसेप्ट के तौर पे बता रहा था, क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट ये चीज नहीं थी। क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट थी दिस इज 21 रुपीज। तो प्रॉफिट इन 2013 इज हाउ मच परसेंट मोर एज कंपेयर टू प्रॉफिट इन 2011, एंड 2011 का प्रॉफिट विल बी 15% ऑफ 96, राइट? सो अब इसको देखो, अब बहुत बच्चे क्या होते हैं ना, जिनको जो बोलते हैं मैथ्स टफ होता है या लेंदी होता है, वो ऐसे निकालते हैं। तुम्हें मैंने कैसे सिखाया है, 10% और 5% ओरली मेंटली जोड़ लेते हो ना। अब तो सब लोग इसमें एक्सपर्ट हो गए हो ना। 96 का 10% इज व्हाट, 9.6, एंड 5% वुड बी हाफ ऑफ 10%, दैट इज 4.8, और ऐड करने पे 14.4 आ जाता है। एंड 14.4 से तुम्हें कंपेयर करना है 21 को। सो ये क्वेश्चन वैसा ही हो गया कि हाउ मच इज दिस मोर देन दिस, तो हाउ मच, 6.6, राइट? 21 में इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6.6 आएगा, है ना? और नीचे आ जाएगा क्या, नीचे आता है जिससे कंपेयर करते हैं वो। समझ आ गया? सो इफ दिस इज द इनिशियल वैल्यू, दिस इज द फाइनल वैल्यू, तो नीचे इनिशियल वैल्यू आता है। तो इसको मुझे कैलकुलेट करना है। अब मैं मेरे कॉपी पे डायरेक्टली ये जाएगा, मेरे कॉपी पे ये जाएगा, ये जाएगा, एंड ये जाएगा डायरेक्टली। अब इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा? 14 5 इज 70, सो 50% से ये कम है, क्योंकि 50% वुड हैव बीन 7.2, राइट? 50% ऑफ दिस इज 7.2, ओरली कर रहा हूं मैं, ठीक है ना? तो उससे कम है। 50% से छोटा आंसर एक ही दिख रहा है, बस क्वेश्चन खत्म। तो दिस क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जो है, दिस इज this would take probably 40 to 50 seconds of your time and 20 seconds of interpreting the question. So first question हो चुका है, मान लो तुम्हारे हिसाब से 1 मिनट 30 सेकंड्स हो गए हैं, लेकिन तुमने ये टेबल भी ऑब्जर्व किया है उसमें। आ गया? सबको समझ आया? कोई है जिसको नहीं आया? ठीक है मैम। कोई है जिसको नहीं आया? निखिल ने पता क्या टाइप किया है, देखो निखिल ने टाइप किया है, देखो, ए गे सर। सही में क्या, मैं से फोटो भेजूं उसका? मुझे ऐसे बुलाते हैं ना, ए गे सर। भाई ढंग से लिखा कर, गया लिखना ढंग से। चलो मैं ग्रुप में फोटो डालता हूँ, रुको नेक्स्ट क्वेश्चन लाऊं मैं स्क्रीन पे तब तक? सबको Yes, समझ sir. आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी ट्राई करो, अभी तुम लोग को जल्दी से कर लेना, 1 मिनट का टारगेट रखो। इसमें से बहुत सारे बच्चे मॉक नहीं देते हैं, मुझे बहुत दुखी हूँ। मैं इतने दिन वेट भी करता हूँ, फिर भी। I have got the first answer within 1 minute. Very good, but very bad for not taking any of the mocks. आदि, तुमने कुछ लिखा भी है मेरे चैट में। आदि लॉ वाले बच्चों को ना बोर्ड्स के नंबर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? क्या करेगा परसेंटेज का? आईपीएम के बच्चे सोचते हैं ये सब।
एमबीए के बच्चे सोचते हैं, उनको मतलब होता है। मुग्धा का आंसर ठीक है। अभी आईएएस का रिजल्ट आया ना, मैं आईएएस छोड़ के आया था ना, मैं दिल्ली में था ना थोड़े दिन, तो समाज तो बोलते रहती है आईएएस कर ले, देख ये बिहार से ही इसने किया है, आईआईटी से भी है, तू क्यों नहीं कर रहा। तो इग्नोर किया कर समाज को। तो चलो मैं बताऊं फिर, टाइम हो चुका है इस क्वेश्चन का। देखो ये क्वेश्चन ना इजी क्वेश्चंस के अंदर मैं इसको रेट करूंगा, ठीक है। ध्यान से देखो, एक सेकेंड। In 2015, so this is 2015, right? Expenditure means this thing, and ये स्क्रीन पे इसलिए मिट गया है, तो तुम्हारे कॉपी पे एक बार लिख दिया है सीपीएसपी, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम सीपीएसपी के हिसाब से सोचो, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर सोचना थोड़ा सा ना अजीब सा होता है, ठीक है। तो सीपी ऑफ कंपनी वाज 15% मोर एज कम्पेयर टू 2012। तो देखो यहाँ पे 2012 में इतना है, तो इससे 15% ज्यादा होगा 2015 में। तो ये जो मिसिंग टेबल है ना, वो वैल्यू निकालने के लिए एक इंफॉर्मेशन गिवन है दैट इट इज 15% मोर। एंड 15% मोर हम कैसे निकालते हैं, 10% इज 12.4 एंड 5% इज हाफ ऑफ दिस, तो नेट हमें कितना ऐड करना है इसमें, 18.6 ऐड करना है, एंड दैट वुड बी 142.6। ये समझ आया कैसे निकालता हूँ मैं फटाक से। मैं ये लिखता भी नहीं हूँ, जो लिख के दिखा रहा हूँ ना ये भी नहीं लिखता, और तुम भी प्रैक्टिस करोगे तो तुम भी बिना लिखे भी कर दोगे। नहीं आ रहा समझ ये कैसे लिखा मैंने 142.6? आ गया सर। तो सब लोग प्लीज रिप्लाई कर दिया करो ना, मैं तो मुझे आ गया समझ सर। आया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, फाइंड इनकम जनरेटेड बाय कंपनी इन 2015। अब देखो ध्यान से, इनकम जनरेटेड पूछा है, सीपी पता है, लॉस पता है मुझे, माइनस में है तो लॉस पता है। अब देखो एक चीज, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक ट्रिक बताऊंगा, मैं एक ट्रिक बताऊंगा, ध्यान से देखना, पर वो ट्रिक हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता, वो भी बताऊंगा। वो ट्रिक क्या है, मुझे एक चीज बताओ मीमांशा माइक पे आके, कि 12% का लॉस है, सो सीपी हमें पता है और हमें लॉस पता है, सो एसपी कैसे निकालेंगे, सीपी इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर, राइट। तो 142.6 इंटू पॉइंट क्या, मीमांशा पॉइंट क्या? 0.88। ठीक है, अब इसको देखते तुम्हारे दिल में क्या आया, इसको देखते तुम्हारे दिल में क्या आया? डिजिटल सम। नहीं 11 का मल्टीपल नहीं आया? यस सर। हाउ कैन आई सर, कैन वी अप्लाई सक्सेसिव चेंज, कुछ भी? अच्छा सक्सेसिव चेंज हाँ लगा सकते हो, पर क्या फायदा। हाँ तुम ये ऐसा कह रहा है, मैंने भी वही किया है, कुशल कह रहा है कि 124 इंटू 12%, पहले 15% बढ़ाया था एंड फिर 8%। अच्छा ठीक है ठीक है, ठीक है, ये भी मैं समझाता हूँ, मैं कुशल ने जो मेथड बोला ना वो भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। अब पहले के लिए पहले मैं ये वाला देख लेता हूँ। तो मेरे पास ना बेसिक से ये है कि मैंने ये निकाल लिया एंड फिर 88 से उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब ध्यान से सोचो, आंसर 142 से छोटा होगा और सारे आंसर छोटे हैं। यहाँ पे क्या है ना, 11 का मल्टीपल चेक करना बहुत आसान होता है, जैसे 11 का सी आंसर बोला है ना सबने, तो मैं डायरेक्टली वो चेक करके दिखा रहा हूँ एक बार, बस वेरीफाई करने के लिए। नहीं ए बोला है, तो यहाँ पे एक बार मैं 11 का मल्टीपल चेक करता हूँ। 8 + 4 = 12 + 2 = 14, 8 + 5 = 13 + 1 = 14। तो यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है, मतलब समझ रहे हो, 11 का मल्टीपल चेक कर लिया मैंने। नहीं आया समझ? बोलो, क्या बच्चे बोलते नहीं यार। आ गया सर। लिख दो भाई, नहीं बोलना तो, चैट में इतनी फटाक फटाक से लिखते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ 11 का रूल, तो देखो पूरा मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं होता। अभी तो एक मेथड है, अभी एक नया मेथड मुझे मतलब क्लिक नहीं किया था, कुशल को क्लिक कर गया, बहुत बार होता है क्लास में बच्चों को क्लिक कर जाता है, और हो सकता है वो मुझसे बेटर मेथड हो अभी के लिए, ठीक है। ये देखो 8 + 4 = 12 + 3 = 15, 8 + 9 = 17, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 8 + 4 12 + 2 = 14, 6 + 9 15 नहीं है, 11 का मल्टीपल नहीं है। 8 + 4 12 + 1 = 13, 8 6 14 नहीं है। तो एक ही आंसर 11 का मल्टीपल है, तो मेरा आंसर आ गया। बट कभी कभी ये रूल फेल हो जाएगा, वो रूल कब फेल होगा, जब मैं राउंड अप कर दूंगा। तो सपोज करो कि आंसर में ना यहाँ पे 4949 लिखा है, तो आंसर राउंड अप कर दिया है, तो कभी कभी 11 का मल्टीपल जो है ना वो फेल हो जाता है। सबको समझ आया? मैं राउंड अप कर दूंगा तो कभी कभी फेल हो जाता है। नहीं आया समझ? ठीक है ठीक है, चलो अब ये तो हो गया, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
सपोज करो ना मुझे ना कभी राउंड अप कर रखा है तो कहीं पे भी अप्लाई नहीं होगा रूल, तो मैं एक चीज करूंगा, ध्यान से सुनते रहो, एक एक चीज ना इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता भी नहीं एग्जाम में तुम्हारे दिमाग में क्या रह जाए, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड में। मैं ना ये मल्टीप्लाई करने से अच्छा है 0.9 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो उससे छोटा आंसर होगा। तो 9 6 जा 54, 5 कैरी, 9 2 जा 18 प्लस 5 23, 2 कैरी, 9 4 जा 36, 2 38, 3 कैरी, 1 2 8। तो 1 2 8 से थोड़ा सा छोटा आंसर, बस एक ही ऑप्शन दिख रहा है, खत्म। तो ये हो गया बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शंस के हिसाब से। सबको समझ आ गया? प्लीज बोलो, टाइप कर दो, समझ आ रहा है ना? अब कुशल जो बोला वो वाला मेथड देखते हैं, क्या क्या पता वो इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट मेथड भी हो, ठीक है। एंड वो मुझे नहीं क्लिक हुआ था। सक्सेसिव इंक्रीज यहाँ पे लगा रहा है वो, क्यों? देखो ध्यान से, पहले 124 रुपए के सामान को 15% बढ़ाया उसने, 1.15 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन उसने फिर घटाया है 12%। सो ये सक्सेसिव चेंज जैसा फॉर्मेट है क्या? बोलो सब लोग। देर आर टू चेंजेस ऑन अ सिंगल आइटम, पहले बढ़ाया फिर वहां से घटाया। सबको समझ आ रहा है? सो 15 और 12% का नेट चेंज हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, तो ये वैल्यू निकल जाएगा। सो ए प्लस, सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला भी सबको पता होगा, दैट इज ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। तो 15 माइनस 12 इज 3, प्लस 15 12 जा 180, तो 1.8 माइनस हो जाएगा, तो नेट चेंज इज 1.2% पॉजिटिव में। तो आंसर जो है ना दैट विल बी थोड़ा सा इससे बड़ा होगा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, खत्म, इससे 1% ज्यादा। So this was the best method. ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। एंड अगर ये देखो एग्जाम में क्या होता है ना कि दिख जाता है चीज तो बहुत अच्छी बात है, मतलब प्रेशर रहता है ना दिमाग पे, तो बहुत बार होता है कि नहीं दिखता, लेकिन अब मैंने क्लास में बता दिया है तो हो सकता है तुम्हें क्लिक कर जाए, ठीक है। कुछ चॉकलेट ले जा महालेक तो। सबको मजा आया इस वाले में? नहीं आया मजा इस वाले मेथड में? एक नहीं आया, ठीक है। तुम्हें आ गया ना ऋषम समझ सब कुछ? दो तीनों मेथड समझ आ गए? ठीक है चलो। एग्जाम में क्या होता है ना, एग्जाम में मैं देखता कि मुझे पता है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे वैल्यू निकाली थी, अब ध्यान से सुनो, मैंने ये वैल्यू निकाली थी राइट, एंड इसको फाइनली इससे मल्टीप्लाई करना था। तो अगर मुझे पहले ही होता कि यार ये लास्ट में जो भी आएगा कुछ भी आएगा लास्ट में 0.88 से मल्टीप्लाई होगा, तो मैं डायरेक्टली 11 का मल्टीपल चेक करता। तो ये चीज को बोलते हैं किस्मत। अब ये मैं इसको रटवा नहीं सकता कि यही चीज अप्लाई करो, इसलिए मैं 3 4 चीजें बताता हूँ, एंड जो बेस्ट हो ना, तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए कि ये सब कुछ लगा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं सोचता कि यार ये जो भी निकलेगा फाइनली तो इसी से मल्टीप्लाई होना है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बहुत बड़ा टूल है, ठीक है। मैं मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जो कहीं कहीं और कोचिंग भी ले चुके हैं, तो वहाँ पे ये सब चीजें बताते हैं क्या? एवरीवन वाले चैट में लिखना, मुझे बस जानना था इसलिए, क्योंकि ये चीजें मैंने खुद से सीखी हैं। बताते हैं क्या कुशल? ठीक है, तो ये चीजें क्या होती है ना, मैंने हर बार एग्जाम्पल देता हूँ सार्थक का। सार्थक जो है ना, सार्थक बीरदी नाम है, तो इसका रिजल्ट अभी उन्होंने भी छाप दिया है। एक जगह तो ये पढ़ता भी था, एक जगह फालतू का छाप दिया है, एक मॉक दिया था इसने बस इसलिए, येलो कलर वाले ने। मैं तो येलो रेड बोलूंगा, ठीक है, येलो मतलब समझ जाना, रेड मतलब समझ जाना, लोगों के कलर है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना कि उसने ना इसकी मैथ्स बहुत अच्छी थी, मतलब हर मॉक में ना 10+ आता था इसका, हर मॉक में, कि कैसा भी क्वेश्चन बना दूं मैं 10+ आता था। लेकिन इसके क्लैट में सिर्फ 5 आए थे, क्योंकि जो भी चीज मतलब कुछ नहीं कह सकते किस्मत एग्जाम के दिन कैसी हो। मेरी जो टॉपर थी ना जिसके सीआर में हमेशा 25+ आते थे, उसने सीआर का सेक्शन ही नहीं छुआ। मतलब कुछ भी हो सकता है, मैं बता रहा हूँ, उसका नाम वागीशा है, उसको एनएलयू रांची मिला है, ठीक है। समझ आ रहा है? तो ये सब चीजें से ना, सार्थक का मैंने एग्जाम अभी नाम क्यों लिया, सार्थक के पास ना 2-3 मिनट बचे थे लास्ट में, एंड ये सब चीजें उसको पता थी। प्रैक्टिस कराता हूँ ना क्लास में, तो अपने आप पता। अभी तो मैं कम क्लासेस ले रहा हूँ, क्योंकि मैं रीडिंग वाली चीजें डेवलप करवा रहा हूँ। धीरे धीरे क्लास का इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा, डीआई का मैं मैराथन टाइप से सेशन वगैरह लूंगा, यूट्यूब पे नहीं लूंगा इस साल। तो तुम्हें ये सब चीजें प्रैक्टिस हो जाएंगे तो डायरेक्टली दिखने लगता है कि मान लो कुछ कुछ भी आई है, मुझे फाइनली 11 का मल्टीपल चेक करना है, तो ऐसे चेक करके करके ना उसका आ गया था 5 नंबर 3 मिनट में। तो ये उसको 5 नंबर में सीधे एनएलएस 46 रैंक, और 5 नंबर नीचे होता ना तो सीधे नालसार भी नहीं मिलता उसको, जोधपुर मिलता। समझ आ रहा है? तो एक एक चीज की कीमत होती है, बहुत लोग डीआई को हल्के में लेते हैं। समझ आ रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, चलो। यस सर।
मोहित आज तूने जो बनाया था ना वो एक्सेल में रीडिंग वाला, मैं बच्चों को दिखा रहा था, बच्चे तेरे फैन बन गए, ऑफलाइन के बच्चे। देख लो, मैं क्लास चल रही हूँ। जल्दी से आंसर करो, दो ही लोगों का है। फोर पीपल हैव आंसर्ड। एक क्वेश्चन के लिए तुम्हारे पास 1 मिनट है बस एग्जाम में। हमेशा ना दिमाग ऑप्शंस पे रखो, देखो कि कोई ट्रिक लग रहा है। बिल्कुल कन्वेंशनल मेथड से नहीं करना, ठीक है? हर चीज नहीं लिखनी होती। एक और मिनट दे रहा हूँ, फिर मैं समझाने लगूंगा। एब्सेंट है। मोहित तेरी स्पीड थोड़ी स्लो है। चलो देखते हैं। लॉस इनकर्ड बाय कंपनी इन 2012। ओके ठीक है, आप ध्यान से देखते रहो। मैं ना एक लाइन में ना हर एक सेंटेंस का इतना पढ़ता हूँ, ठीक है? फिर मैं ढूंढता हूँ डेटा, तो पूरा नहीं पढ़ना होता एक बार में। पहले मैंने इतना पढ़ा, लॉस इनकर्ड बाय कंपनी 2012। मैं एक बार लिख लेता हूँ सीपीएसपी, वो बार बार मिट जा रहा है। सो एक्सपेंसिव सीपी एंड इनकम इज एसपी, क्योंकि वो मुझे बेच के मेरे पास आया है। सो अब मेरे बारे में इस क्वेश्चन में बात किसके बारे में कर रहा है? लॉस इनकर्ड बाय कंपनी। सो लॉस इनकर्ड बाय कंपनी इन 2012। सो इस वैल्यू की बात कर रहा है। एंड मुझे सीपी तो पता है, लेकिन लॉस परसेंटेज नहीं पता। सो मुझे अभी के लिए वैल्यू मुझे नहीं पता, ठीक है? वॉज 16.6 मिलियंस मोर देन प्रॉफिट ऑफ कंपनी इन 2011। तो 2011 में जो प्रॉफिट था ना, सो दिस इज द प्रॉफिट 15% ऑफ 96। अब एक मजे की बात बता रहा हूँ, ये वैल्यू हमने ऑलरेडी एक जगह निकाल रखी है। सो अभी मैं दोबारा निकालूंगा, बट तुम्हारे कॉपी पे ऑलरेडी लिखा होगा 14.4। समझ आ रहा है क्या? ऑफलाइन है ना, तो लिखा होगा। तो मैं तो मिटा देता हूँ, इसलिए 14.4 आया था ना, याद है? ठीक है। तो प्रॉफिट की वैल्यू 14.4 थी। अभी उससे 16.6 ज्यादा। सो इससे 16.6 ऐड करोगे तो 16 प्लस 14 इज व्हाट? 30, एंड 0.6 प्लस 0.4 इज 1। तो दिस इज 31। अब 31 देखो, डायरेक्टली इसका 1/4 मुझे दिख रहा है, बिकॉज लॉस इज 31 विच इज 16.6 मोर देन दिस। तो लॉस परसेंटेज कितना होगा? लॉस अपॉन सीपी, राइट? परसेंटेज लॉस, परसेंटेज प्रॉफिट के लिए नीचे सीपी आता है, ठीक है? तो 31 अपॉन 124 डायरेक्टली 1/4 दिख रहा है, कट जाएगा वो।
सो आंसर इज 25%। बताओ सिंपल नहीं था क्या ये, जिन लोगों का नहीं हुआ है? सिंपल था कि नहीं था? सिंपल था। फिर रुशम सिंपल था, मीमांशा तुम दोनों ने आंसर नहीं किया। इजी था ना क्वेश्चन, मैंने पहले बोल दिया कि मैं अगर बैंक पीओ से भी क्वेश्चन लेता हूँ ना तो मैं पहले खुद देखता हूँ कैसा है, तभी लेता हूँ, ऐसे नहीं उठपटांग उठा के आ गया। एक बार मैंने उठपटांग सवाल भी लेके आया था, बस बच्चों को थोड़ा बताने के लिए कि ऐसे क्वेश्चन छोड़ने होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चंस में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये ट्राई करो जल्दी से, स्पीड बढ़ाओ। हमेशा ना मैथ्स पढ़ा करो ना जब भी प्रैक्टिस करते हो, मैंने भी बहुत सारी प्रैक्टिस शीट्स डाली थी। अच्छा हाँ, एक और चीज, उसमें बहुत सारों के आंसर नहीं है, क्योंकि वो सारे ना वो मेरे बनाए हुए नहीं है, जो भी मैंने भेजा है ना वो कॉपी पेस्ट है, तुम्हारे बहुत सारे पोर्टल्स पे ना वही मिलता है। ठीक है, तो मैंने ऐसे पीडीएफ बना के भेजा था लास्ट ईयर बच्चों को प्रिंट कराने के लिए, तो वो उनके बहुत के आंसर्स नहीं है, क्योंकि वो मैंने बच्चों को बोल दिया था कॉपी पेस्ट कर दो क्वेश्चन तो आंसर नेट पे मिल जाता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन के आंसर ना मिले ना, मैंने जो भेजा है ना आरसी शीट, ठीक है, आरसी शीट, सीआर शीट जो अभी मैंने भेज रखा है, डीपीपी वाले नहीं, ऐप वाले तो हम खुद बना रहे हैं। ठीक है, जो इस पे है, और एक डीआई शीट मैंने जो पीडीएफ भेजा है ना, ड्राइव लिंक भेजा था ना, तुम्हारे पास है क्या रुशम ड्राइव लिंक इसका? यस सर है। हाँ, तो ये सारी चीजें जो है ना, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये सारे कॉपी पेस्ट हैं। प्रैक्टिस के लिए मैंने बच्चों को दिया था, मतलब ढंग से कॉपी, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठपटांग। 700 लेवल नहीं है, सारा लेवल 600 to 700 लेवल है, एंड 600 लेवल है। तो 600 लेवल और ऐसे करके है ना, तो ये तुम्हारे लेवल का होता है। 700 प्लस जीमैट लेवल बहुत ज्यादा टफ होता है, तो उसका टेंशन नहीं लेना होता। मैंने वो डाला भी नहीं है, मैंने यही डाला है। तो इन सबको जब एनालाइज करना हो ना या डाउट हो ना, तो उसको बस 2 लाइन कॉपी पेस्ट कर दो नेट पे, तो वो तुम्हें मिल जाएगा, उसका एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा। ठीक है, और फिर भी नहीं समझ आए तो मुझे भेज दो, मैं खुद डाउट ले लूंगा या मैम को बोल दूँ। ठीक है, क्लियर है सबको? चलो करो क्वेश्चन। चलो देखो, हो गया टाइम। एक भी आंसर नहीं आया, टफ है क्या? अच्छा, एक आंसर आया, बताओ या कर रहे हो? In 2014, profit percentage of company was 60% more than 2011। अब ध्यान से देखो, प्रॉफिट परसेंटेज जो है ना, ध्यान से सुनना, was 60% more than in 2011। 2011 में प्रॉफिट was 15%। सो 15% से 60% ज्यादा, दैट इज 75%, या फिर कुछ और? सोच के बताओ, या फिर 15% इंटू 1.6, क्या आंसर होगा? 60% बढ़ा के है या एडिशन है? एडिशन है या ऐसा है, क्या लगता है तुम्हें? दिस इज 24%, सेकेंड वन। ठीक है, क्योंकि 60% मोर देन, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन हुआ था, तो हो सकता है कंफ्यूजन, वो सोचेंगे ना 60%, 15% से 60% ज्यादा, तो उसको ऐसे भी ट्रीट कर सकते हैं और ऐसे भी हो सकता है कंफ्यूजन आ सकता है।
तो अपन क्या करेंगे ना, ये मुझे ज्यादा सही लग रहा है तो मैं इससे सॉल्व कर लूंगा, आंसर मैच हो गया तो मैं खत्म कर दूंगा, नहीं हुआ तो मैं इस पे आ जाऊंगा, समझ आ रहा है? ठीक है ना? तो मैं अभी के लिए 24% ले रहा हूँ। सो दिस इज व्हाट 2014 में 24% था। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब होता है सीपी, इधर होता है एसपी, ऑफ द कंपनी इन 2014 एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में 105 था, अभी कितना होगा? अब ध्यान से सोचो, एसपी से सीपी निकालना है, सो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से अभी डिवाइड करेंगे, उल्टा करेंगे, राइट? सो यहाँ पे 1.24 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा गंदा कैलकुलेशन दिख रहा है और इसीलिए शायद बच्चों को ज्यादा टाइम लग रहा है। सो जो भी ये आएगा ना उसको इससे कंपेयर करना है, दैट इज माय आंसर। ठीक है, लेकिन अगर मैं 1.75 लेता ना तो 1.75 डालने से ना ये लगभग शायद छोटा हो जाए, समझ रहे हो? तो ये तो ऐसे भी गलत है क्योंकि 105 से छोटा नहीं होना चाहिए ना, इंक्रीज पूछा है। ठीक है, इंक्रीज पूछा है, तो ऐसे भी इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। समझ आ गया? यस सर। समझ आ गया? ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो ना, अगर 1.75 लेते हो तो शायद ना 3/4 होके 360 सा, एक सेकेंड, 1.75 7/4 होता है, तो शायद इससे छोटा आ जाए या फिर बिल्कुल पास में आ जाए, तो इतना परसेंट तो आंसर आ ही नहीं सकता। कुशल समझ आया इसको क्यों एलिमिनेट कर दिया मैंने, इनकेस डाउट भी है तो भी? ठीक है, यस सर। अब ये मुझे सॉल्व करना है और ये बहुत ही गंदा सा है, तो अब इसको कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, ध्यान से देखना सब लोग। सबसे पहले देखो ऑप्शन जो है ना दूर है, बस ये दोनों थोड़ा थोड़ा पास हैं ये वाले। तो मैं इसको कैसे करूंगा? मैं 105 से मुझे देखना है। अब देखो मैं अगर इसको 180 मान लेता हूँ अभी के लिए, बस अप्रोक्सीमेशन के लिए, एंड इसको फिलहाल 1.2 मान लेता हूँ। सो ये दैट इज 150, मतलब अभी के लिए 150 है। ठीक है, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60। सो 150 है, लेकिन कायदे से 150 से थोड़ा छोटा होना चाहिए क्योंकि मैंने इसको थोड़ा बड़ा किया है इसको, लेकिन बहुत चेंज, सॉरी 1.2 लिया है ना, तो असलियत में ये बड़ा है। तो अगर डिनोमिनेटर ज्यादा होता है तो छोटा, 150 से थोड़ा सा कम आएगा। तो अगर मैं 105 से 150 को कंपेयर करूं तो दैट इज 35 45 अपॉन 105, तब 40% के करीब आंसर आ रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए आंसर थोड़ा सा दिस इज व्हाट, ये 40% से ज्यादा है, 10.5 10% है। मैं एक बार सॉल्व कर ले रहा हूँ, 42 40% है, तो 10% से 40% से ज्यादा है। सो आई विल गो विथ ए ऑप्शन। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन से। अब मैं वापस समझा रहा हूँ, कितने लोगों को आ गया समझ? वैसे कितने लोगों को समझ आ गया? 45 से तो छोटा होगा पर 40 से भी बड़ा होगा, इसलिए आई विल चूज ए ऑप्शन। प्लीज एसएम टाइप करो अगर समझ आ गया तो, मैं दोबारा बताऊंगा यहाँ से। हाँ 38 भी है, इसलिए मुझे थोड़ा सा इसमें ना, ये क्वेश्चन हो सकता है स्किपेबल क्वेश्चंस के अंदर हो, मतलब सॉरी स्किप करने वाले क्वेश्चंस के अंदर हो सकता है कैलकुलेशन की वजह से। बाकी थोड़ा सा लॉजिकल तुक्का मारना है इसमें, तो एक्चुअली ऑप्शन भी पास है। तो अगर ये ऑप्शंस पास होते हैं ना तो कैलकुलेशन अपने आप गंदा हो जाता है। ऑप्शंस दूर होते हैं तो मैं ज्यादा सोचता ही नहीं, मान लो यहाँ पे 28 होता तब तो मैं यही टिक लगा देता, सोचता ही नहीं मैं। तो ऑप्शंस पास होने की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे डाउट आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा क्लोज जाके सॉल्व कर रहा हूँ। एग्जाम में इस क्वेश्चन को स्किप कर दोगे तो मुझे कोई गम नहीं होगा क्योंकि ऐसे भी 15 में 15 कोई नहीं लाता। ठीक है, तो इसको स्किप भी करोगे तो चलेगा। ठीक है, अभी बस इसकी वजह से क्या कंसेप्ट तो आ रहा है, लेकिन ये गंदा सा कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, बहुत ही ये होता है, मतलब मन करता है सॉल्व करने का पर दिल पे थोड़ा सा पत्थर रख के छोड़ देना, क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेशन किया है ना और ऑप्शंस बहुत क्लोज है। एग्जैक्ट सॉल्व करने का टाइम है नहीं, अगर मैं एग्जैक्ट सॉल्व करूं बहुत ही गंदा है, मेरा मन ही नहीं कर। अच्छा मुझे एक चीज मिल गया, देखो मैं थोड़ा सा और क्लोज कर सकता हूँ इसको 180 कर लो, इसको 120 1.25 कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा है ना। 1.25 1.2 से तो पास ही है, तो ज्यादा क्लोज होगा ये। अब ध्यान से देखो 1.25 इज 5/4, सो दिस इज 144 नाउ। ठीक है, 150 की जगह 144 आ गया, 144 से थोड़ा सा ज्यादा होगा तो 145 ले लेते हैं। एंड अभी देखो चेंजेस ऑफ 30 40 एंड अपॉन में 105 है। अब देखो इसके हिसाब से आंसर ना 40 से छोटा आ रहा है, तो अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, तो इसको स्किप मैंने पहले बोल दिया है। इसका एग्जैक्ट आंसर एक बार कैलकुलेटर में देखो, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, इसमें अप्रोक्सीमेशन लग नहीं रहा है एक्चुअली, थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है 41 और 38 की वजह से दिक्कत आ रहा है। एक बार कैलकुलेटर से देखना, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं इसमें, मैंने पहले लिख दिया स्किप। जो बच्चा ऐसे दिल लगा के कैलकुलेशन करने बैठ जाएगा ना बस वो खत्म हो जाएगा, या तो सर लगा दो छोड़ 145 दो। ही आएगा। 145 ही आ रहा है ना? 145। हाँ, यस सर। तो अगर 145 है तो फिर आंसर तो 38 हो जाएगा ना, क्योंकि 145 मतलब चेंज 40 का है,
एंड नीचे 105 आ रहा है, तो ये 40 से तो छोटा होगा, समझ रहे हो, क्योंकि 40/100 40 होता है, समझ आया? हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें वो है। ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ, तो ये क्वेश्चन स्किप करने वालों में आता मेरा। अब मैं अगर 41 लगा देता तो हो सकता है मेरे से गलती होता है एग्जाम में ना, कैट में। तो कैट में खैर कैलकुलेटर होता है, तो ये गलती नहीं होता मेरा। यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन में ऑप्शंस पास होने की वजह से गलत हो गया। सबको समझ आ गया ना क्वेश्चन का अप्रोच? जहां भी तुम्हें यस सर। कैलकुलेशन लगे ना कि नहीं लग पा रहा, तो दिल पे पत्थर रख के स्किप कर दो। अगर तुम इसमें लग गए ना कैलकुलेट करने में, तो हो सकता है कि इतने देर में तुम 2 क्वेश्चन और निकाल लेते। और इसमें रिस्क भी होता है, क्या होता है ना, जब टाइम ज्यादा देने लगता है ना क्वेश्चन को, तो मन में ना वो बेचैनी वाली फील भी आती है, इम्पेशेंट हो जाते हैं, तो मन करता है यार टिक लगा के चलो आगे, तो वो गलत भी हो जाता है। तो तुम देखोगे ना, अभी तुम्हारा बुलसाई वाला पोर्टल नहीं बना है, तो बुलसाई वाले पोर्टल पे जो एनालिसिस होता है ना, उसमें पर क्वेश्चन टाइम बेस्ड शो करते हैं, मतलब तुम्हारा पर क्वेश्चन टाइम एंड एवरेज पर क्वेश्चन टाइम। तो उसमें क्या होता है ना, तुम्हें दिखेगा कि जो क्वेश्चन में तुम ज्यादा टाइम देते हो ना, वो ज्यादातर उसकी एक्यूरेसी भी घट जाती है, देखना। क्योंकि क्या होता है ना, बेचैन हो जाता है मन, मतलब इम्पेशेंट हो जाता है ना, तो मन करता है लगा दो चलते हैं आगे। होता है ना ऐसा? नहीं समझ आ रहा? ठीक है। अब ऑनलाइन मॉक में तुम लोग वैसे दोगे नहीं, तो ऑनलाइन मॉक दोगे तभी पता चलेगा। तो 1-2 मॉक ट्राई करना ऑनलाइन देने का, पेपर ऑफलाइन है तो ऐसा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन स्किप करने लायक क्वेश्चन था, इसलिए बच्चों को टाइम लग रहा था, तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो यार ये जूम क्यों हो गया? ठीक है, ये करो। यूजिंग द डेटा फ्रॉम अबव टेबल्स फाइंड द एवरेज प्रॉफिट। ये हमने निकाला था 14.4, ये भी निकाला था, ये कितना था इसे निकाल लेते हैं ना, 126। ये कितना था? 0.88 से मल्टीप्लाई हुआ था ना, एक क्वेश्चन का आंसर था ये शायद 125। ये 125 पॉइंट था। ये दोनों कितना था, याद है क्या? ये कहीं पे निकाला था? ये वैल्यू कहीं निकाली थी क्या? क्योंकि एवरेज के लिए मुझे सारा चाहिए ना। किसी को याद है? इसमें क्या पूछा था? हाँ, ये निकला था ना 31, देखो दिस वाज 31। अच्छा, ये एवरेज ऑफ प्रॉफिट्स पूछा है ना, एवरेज प्रॉफिट। तो ये तो फिर 126 तो वो था, 21 का प्रॉफिट था, एंड ये दिस वाज 125, पर लॉस कितने का होगा? यार तो ये टेबल में डेटा नहीं है, डेटा पता होता तो फटाक से हो जाता। दिस इज प्रॉफिट, दिस इज प्रॉफिट, दिस इज प्रॉफिट, ये दोनों शायद लॉस था। अच्छा, ये लॉस था ना शायद, ये लॉस था ना, ये लॉस था शायद, याद है -31। ठीक है, देख लो, अब ये कहीं कहीं ना कहीं निकाला होगा, उसका ऐड करके अपॉन 5 करना है। ठीक है, तो मैं नहीं कर रहा हूँ। क्लियर है सबको? क्लियर है ना? ठीक है, तो इसके लिए मुझे वापस सारा निकालना पड़ेगा, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन था ये। अब एक ये केसलेट कर लो, ये वेन डायग्राम के ऊपर है, तो मैं वेन डायग्राम भी समझा दूंगा अभी, अगर नहीं आता है तो। वैसे मुझे वेन डायग्राम का अलग क्लास लेना ही है, एक बार इसको ट्राई करो। वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलॉक्स में जो वेन डायग्राम होता है वो रीजनिंग वाला होता है, और इसमें जो होता है वो मैथ वाला होता है। इसमें 2 फॉर्मूले होते हैं बस। अभी ट्राई करो। आता है, पढ़ा हुआ है क्या? कोई है जिसको बिल्कुल नहीं आता?
ठीक है चलो अब मीमांसा छा गई सर। अमूल्य तुम्हें नहीं आता क्या वेन डायग्राम? भूषण तुम्हें भी नहीं आता? Sir, I have answered. कुशल तेरा नाम लिया मैंने रूशम बोला, कुशल नहीं बोला। Sorry, sir. भव्या आया ना तो बोलो, कुछ तो बोलो। आता है वेन डायग्राम? उस हिसाब से मैं बताऊंगा ना। वेन डायग्राम की अलग क्लास होगी पूरी। मैंने वेन डायग्राम अभी नहीं करा है, क्वेश्चन आ गया तो मुझे लगा चलो दिखा देता हूँ कितना इजी होता है। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर अमूल्य एंड भव्या। सर मुझे नहीं आया। तुमने कभी पढ़ा ही नहीं है ऐसा? नहीं सर, पढ़ा है पर अभी मुझे फॉर्मूला याद नहीं आ रहा था सेट्स वाला, तो फिर इसीलिए नहीं हो पाया। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ बिना फॉर्मूले के। ठीक है, ठीक है ना? यस सर। चलो ध्यान से देखो, पहले बोल दे रहा हूँ वेन डायग्राम की अलग क्लास होगी पूरी, मतलब वेन डायग्राम के ऊपर ही होगी। ठीक है ना? इन रिसेंटली हेल्ड सर्वे देयर वेयर 9700%। अच्छा, वेन डायग्राम का एक और मजेदार चीज बताता हूँ। जनरली क्या होता है ना, डीआई के क्वेश्चन जो होते हैं ना, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस में क्या होता है ना, 5 क्वेश्चन होते हैं एक पैसेज के ऊपर। तो डीआई में क्या होता है, कभी कभी हो सकता है पहला क्वेश्चन टफ हो, वो ना निकले, तो दूसरा निकल जाता है, तीसरा निकल जाता है। जैसे लास्ट वाले सेट में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा थोड़ा सा अजीब सा था, पांचवा तो 5 में से 4 आराम से निकल जाते हैं। और ये थोड़ा सा कैलकुलेशन की वजह से थोड़ा सा गंदा था, ऑप्शंस की वजह से, कैलकुलेशन भी नहीं ऑप्शंस की वजह से। वेन डायग्राम में क्या होता है ना, लॉजिकल रीजनिंग में क्या होता है, जो लॉजिकल रीजनिंग के अरेंजमेंट वाले पजल्स होते हैं ना, सर्कुलर, लीनियर, ये सारे पजल्स में क्या होते हैं ना, अगर तुम्हारा अरेंजमेंट नहीं बना तो तुम एक भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। वैसे वेन डायग्राम में तुम्हारा वेन डायग्राम अगर बन गया तो 5 हो जाएंगे, और नहीं बना तो एक भी नहीं होगा। ये चीज समझ आ रही है सबको? डीआई और इनमें ये डिफरेंस होता है। तो इसमें क्या होता है ना कि तुम्हें वेन डायग्राम बनाने में लगेगा, मान लो 2 से 3 से 4 मिनट, डिपेंडिंग अपॉन द डिफिकल्टी। ये इजी सा लग रहा है मुझे, तो इसलिए मैंने क्लास में लिया भी है बिना पढ़ाए। तो ये हो सकता है 2-3 मिनट में तुम्हारा डायग्राम जल्दी से बन जाए। और अगर एक बार तुम्हारा डायग्राम बन गया अच्छे से, तो तुम्हारे 5 क्वेश्चन आगे के सिर्फ 2 मिनट में निकल जाएंगे। बहुत ईजी होता है। तो इसमें सब कुछ जो होता है वो डायग्राम ही होता है। अभी ध्यान से देखो, जो भी वेन डायग्राम होता है ना, उसके अंदर 7 तरीके के पोजीशंस होते हैं, 7। अब वो 7 कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज दिस, सेकंड वन इज दिस, थर्ड वन इज दिस। तो ये जो 1 2 3 है ना, ये ओनली वन एरिया है। मतलब इसमें जो भी चीजें है ना, इसमें जितने भी लोग हैं या जितने भी फोन्स है, वो ओनली वन बंदे के पास है, मतलब ओनली वन वाले एरियाज है, मतलब ओवरलैप नहीं है। ये जो पोजीशन है ना, ये वाले पोर्शन, सॉरी, तो ये ओनली 2 वाले पोर्शन है, और ये ओनली 3 वाला है। ये समझ आ रहा है सबको? बोलो। यस सर। ठीक है, अभी ध्यान से देखते रहना, मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें एक होता है एटलीस्ट टू वाला पोर्शन में ये पूरा होता है, तो ऑल 3 वाला भी आता है। तो एटलीस्ट 2 वाला पोर्शन समझ में सब लोग? एटलीस्ट 2 मतलब ये वाला, समझ आ रहा है? मैं बोलूँ नन ऑफ देम, तो वो बाहर होते हैं, मतलब वो डायग्राम से बाहर, नन वाले लोग बाहर होते हैं। तो टोटल लोग के अंदर नन वाले लोग भी होते हैं, और एटलीस्ट वन मतलब पूरा ये जो वेन डायग्राम होता है ना, उसको एटलीस्ट वन बोलते हैं। एटलीस्ट वन मीन्स व्हाट? एटलीस्ट वन को अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं, दैट इज ए या फिर बी या फिर सी या फिर तीनों या फिर दो दो कुछ भी। तो एटलीस्ट वन का मतलब होता है ए यूनियन बी यूनियन सी। दिस सिंबल इज कॉल्ड यूनियन, एंड दैट मीन्स और, मतलब ए और बी और सी और ए एंड बी और बी एंड सी और ए एंड सी और ऑल। आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है इस सिंबल का मतलब? ठीक है, जैसे मैं ए यूनियन बी लिखता हूँ, तो ए यूनियन बी मतलब क्या? या तो ए होगा या तो बी होगा या तो दोनों होगा। तो तुम लोग जो नॉर्मली, अब जैसे एक रीजनिंग में कंसेप्ट है, लॉजिकल टॉपिक है लॉजिकल कंसिस्टेंसी। और लॉजिकल कंसिस्टेंसी या कनेक्टिव्स का जो टॉपिक है ना, उसमें भी होता है कि आई ड्रिंक आइदर टी और कॉफी। तो बच्चों को ना, जो जो बच्चे नहीं पढ़े हुए ना, उनको लगता है आइदर टी और कॉफी मतलब चाय पिया तो कॉफी नहीं पियेंगे। ऐसा नहीं होता। आइदर टी और कॉफी मतलब आइदर टी और कॉफी और बोथ, तो तीनों चीजें इसमें होती हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा सबको? यस सर, आ रहा है। ठीक है, तो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा था ताकि जिनको नहीं आता है ना उनको याद आ जाए। अब मैं वापस डायग्राम बना रहा हूँ। सो दिस इज फर्स्ट सर्कल दैट विल रिप्रेजेंट
Nokia phones. Second circle will represent Apple phones, and third circle will represent Samsung phones. So this circle is of Samsung, and that includes the people owning Samsung as well as Nokia as well as Apple as well as all three. तो सैमसंग में तीनों तरह के लोग आ सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, चारों तरीके के, जिनके पास सैमसंग है, जिनके पास सैमसंग एप्पल है, जिनके पास सैमसंग नोकिया, जिनके पास तीन। ठीक है, अब इसमें मुझे दे रखा है टोटल 9700 पीपल है, तो बाहर मैंने 9700 ले लिया। इसमें हो सकते हैं कुछ लोग ऐसे हो जिनके पास कुछ भी ना हो, समझ रहे हो, मतलब ऐसा नहीं कि 9700 इधर ही घुसे पड़े हैं, ठीक है। आउट ऑफ दीज 3000, आउट ऑफ कौन से 3000, अच्छा आउट ऑफ दीज, ठीक है, यहाँ पे कॉमा होगा। आउट ऑफ दीज 3000 यूज ओनली नोकिया, मतलब ओनली नोकिया मतलब सिर्फ नोकिया, मतलब वो यहाँ लिखूंगा मैं। अगर नोकिया होता तो मैं बाहर लिखता, क्योंकि अगर लिखा होता ना कि 3000 यूज नोकिया फोन्स, तो मैं बाहर 3000 लिखता, दैट वुड इंक्लूड ऑल दीज टाइप ऑफ पीपल। पर ओनली नोकिया लिखा है तो मैं सिर्फ यहाँ लिखूंगा, मतलब इस पोजीशन में। नहीं आ रहा समझ, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा? बाहर और अंदर लिखने का भी कुछ होता है। बाहर लिखा मतलब पूरे गोले की वैल्यू, अंदर लिखा मतलब सिर्फ उस सेक्शन की वैल्यू। अरे बोल दो यार। हाँ सर आ रहा है। ठीक है। 2400 use only Apple, so I will write 2400 over here, not outside. अगर यहाँ only नहीं होता तो बाहर लिखता। And 1450 use only Samsung, तो ये अंदर आएगा। The number of, so ये 1450 इधर नहीं है, मतलब ये only Samsung वाले लोग हैं जिनके पास और कोई फोन नहीं, ठीक है। The number of persons who are using the phones of all the companies is 1500, तो 1500 यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख पाऊंगा क्या? लिख दिया, ठीक है। The number of persons who use Nokia and Samsung, अब Nokia and, अब ध्यान से सुनना, Nokia and Samsung means ये पूरा लेंस, कन्वेक्स लेंस जो होता है ना, पूरा एरिया आता है। अगर मैंने बोला Nokia and Samsung, उसका मतलब ये भी हो सकता है कि तीनों भी हो। तो अभी आगे मेंशन्ड है नॉट एप्पल, तो नॉट एप्पल मतलब अभी ये गोला नहीं लेना, मतलब सिर्फ ये लेना है, समझ आया? ओनली नोकिया एंड सैमसंग, दिस पोर्शन इज कॉल्ड ओनली नोकिया एंड सैमसंग, दिस पोर्शन इज कॉल्ड नोकिया एंड सैमसंग। मतलब नोकिया एंड सैमसंग में पूरा आएगा, मतलब तीनों भी हो सकता है, लेकिन ओनली नोकिया एंड सैमसंग में सिर्फ ये आएगा। समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है। आगे देखो, तो इसमें तो हर एक पोर्शन की वैल्यू दे रखी है, क्वेश्चन तो ऐसे खत्म हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बट नॉट एप्पल इज 450, एंड इन दिस पोर्शन दैट इज एप्पल एंड सैमसंग, बट नॉट नोकिया इज 550। बट नॉट नोकिया मतलब देखो इस गोले में नोकिया इधर है, तो नोकिया को हम नहीं ले रहे, इधर ले रहे हैं सब। एंड यहाँ पे 350 है, जो सैमसंग वाले नहीं, 350। ठीक है, अब मुझे हर एक पोर्शन की वैल्यू पता है, अगर मैं सबको ऐड कर दूं, उतने लोग पूरे एरिया में, राइट? एक बार ऐड करो जल्दी से, 3000, 5400 एंड 1400 इज 6800। इधर 50 बचा, इधर 50 बचा, इधर 50 है, इधर 50 है, तो सारे मिलके 200 हो गए, तो दैट इज 7000। आगे देखो, ये 500 भी रह रहा है, 500, 400 इज 900 एंड 300 इज 1200, एंड शायद ये बीच का 1500 पूरा बचा है, तो 2700 और आएगा, मतलब सारे के सारे लोग आ गए। ठीक है, मतलब नन में 0 लोग हैं, मतलब सबके पास कुछ ना कुछ फोन है ही। यहाँ तक समझ आ गया कि नहीं आया सबको? मतलब नन वाला कोई भी नहीं है, सबके पास एक ना एक फोन है ही। मान लो कि सबको जोड़ के ना 9400 आता है, मतलब 300 लोग जो है ना उनके पास फोन ही नहीं है। नहीं, अभी याद आ गया रूशम एंड अमूल्य, तुम समझ आ गया अच्छे से? यस सर। अभी मैंने फॉर्मूला बोला है? नो सर। नहीं बोला है? अब क्वेश्चन करते देखो, हाउ मेनी पर्सन यूज फोन्स ऑफ एटलीस्ट टू? एटलीस्ट टू मींस दिस 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 एंड दिस, सो ऐड कर लो। दिस इज 800, 850, 2300, 2750। ऑप्शन में नहीं है, कट गया। 500, अच्छा ये 900 होगा, सॉरी। हाँ 2850। समझ आ गया कितना इजी था? तो फॉर्मूले की तो जरूरत ही नहीं थी इसमें। अब ये तो ये जो है ना, ये अलग जगह गिर रहा है, क्योंकि मैंने इसको अलग लैपटॉप में बनाया था, अभी डेस्कटॉप पे करा रहा हूँ, थोड़ा पीपीटी का वो बदल गया है, जो भी एस्पेक्ट रेशियो वगैरह होता है। अब डायग्राम तो मिट गया मेरा। फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन्स हु यूज नोकिया फोन्स। बताओ आंसर क्या होगा, नोकिया वाले में क्या आंसर आएगा? मैं डायग्राम ला रहा हूँ स्क्रीन पे, जल्दी बताओ आंसर क्या होगा। जोड़ लो भाई नोकिया वाले गोले को।
हाँ ऐड किया नोकिया के कितने लोग होंगे? तुम लोग ट्यूबलाइट की तरह रिस्पॉन्ड क्यों कर रहे हो धीरे धीरे? जल्दी बताओ ना। यही तो गोला जोड़ना है मुझे। 3000, 1500, 4500, 4900, 5200 और 50, 500। ओरली नहीं जोड़ पाते क्या? कोई है जिसको ओरली जोड़ना नहीं आता? कैसे जोड़ते बताऊं? देखो, 50-50 को इग्नोर कर दो। पहले ना इधर से स्टार्ट करो, राइट साइड से, मतलब थाउजेंड प्लेस से स्टार्ट करो। 3000 और 1500, 4500 दिमाग में रख सकते हो ना? इतनी देर, मतलब 2 सेकंड के लिए रख सकते हो 4500 दिमाग में। और फिर 300 और 400, 700, तो 5200, 50 और 50, 100 खत्म। तो 5300 इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब डायग्राम बन गया तो सारा क्वेश्चन निकल जाएगा। हाउ मेनी पर्सन यूज फोन्स ऑफ नोकिया और एप्पल बट नॉट दोज ऑफ सैमसंग? तो नोकिया और एप्पल यूज कर रहे हैं, सैमसंग यूज नहीं कर रहे। मुझे बताओ आंसर क्या होगा? डायग्राम ये रहा। नोकिया या एप्पल यूज करेंगे, सैमसंग यूज नहीं करेंगे। क्या आंसर होगा बताओ? सैमसंग के गोले को इग्नोर कर दो, ये पूरा सैमसंग का गोला है। तो ये सब एक्सक्लूड करना होगा, बस आउट ऑफ सैमसंग को जोड़ेंगे। तो 324, 5400 प्लस 350, 5750, बस इतना इजी क्वेश्चन। 5750। नेक्स्ट देखो, बस। ठीक है, अब मैं सर एक जो डीटीपी। एक एक्सक्यूज मी सर। बोल। सर वो जो सेकंड क्वेश्चन था ना नोकिया फोन वाला, उसमें तो सिर्फ नोकिया फोन, ओनली नोकिया फोन पूछा था कि मतलब दूसरे भी यूज कर सकते हैं उसमें? कौन सा वाला? इसमें सर सेकंड वाला जिसका आंसर वो 5350 यूज परसेंट। नोकिया है ना, तो नोकिया मतलब कि उसके पास और कौन सा फोन है उससे मतलब नहीं है, नोकिया होना चाहिए। तो नोकिया, जैसे हाँ ये नोकिया का गोला था ना, एक सेकंड मिट गया डायग्राम। एक सेकंड रुक जाओ, बताता हूँ। मैं पेन कैसे चलाऊं इसमें? हाँ, मतलब सर जो नोकिया के अलावा भी फोन यूज करेंगे उनको भी काउंट करेंगे अपन? मैंने क्या बोला तुझे? नोकिया मतलब ये पूरा गोला, ओनली नोकिया मतलब अंदर। तो हाँ नोकिया हाँ मतलब सारे, ये भी जोड़ना है, ये भी जोड़ना है, ये भी जोड़ना है और ये भी जोड़ना है, ठीक है? हाँ। ओके। चलो ठीक है, एक मैं डीपीपी शेयर कर रहा हूँ, जो कि कल का डीपीपी है, जो कि पेपर है द हिंदू से नहीं लिया इन्होंने। मैम ने लिया था इसको। शायद ये तो टेलीग्राफ से है, या फिर, क्योंकि द हिंदू में कोविड पे आते हैं ग्राफ, या फिर ये मिंट से है। नहीं, एक बार इसको देखो। अरे इसमें सोल्यूशन भी है पहले वाले में। बस करो इसको ट्राई। देखते हैं।
The table shows information about the performance of companies in the first quarter of the year. ठीक है, अब इसमें कंपनी देखो जो भी नाम लिखे हैं इधर, ठीक है। अब इनका सेल्स रुपीस करोड़ में गिवन है, इसका सेल्स ही नहीं हुआ, ठीक है। नेट प्रॉफिट इतना है, मतलब नेट प्रॉफिट मतलब लास्ट ईयर का जो होगा ना वो इसमें 2.22 कम होगा, इसमें नेट प्रॉफिट नहीं लॉस है, तो 73 में इतना ज्यादा होगा, समझ रहे हो। पिछले साल ना 109 के लगभग होगा, यहाँ पे 1.28 रहा होगा, अभी 0 हो गया है। ये लास्ट ईयर ये 178 इतना बड़ा लॉस। गैमॉन इंडिया ये असली कंपनीज है, मतलब ये पेपर का डेटा है ना। क्वालिटी लिमिटेड का लॉस हुआ है 5 का, तो पिछले साल 16 के लगभग रहा होगा। ये सबको समझ आ रहा है एनालिसिस से, मतलब इतना तो मुझे समझ आ गया। अब मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। ये क्वेश्चन मेरे लिए भी नया है क्योंकि मैम ने बनाया है। व्हाट शुड बी द सेल्स फॉर क्वालिटी एलटीडी, दिस क्वालिटी लिमिटेड, इन द रिमेनिंग ईयर सच दैट देयर इज एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1 करोड़ ड्यूरिंग। बताओ आंसर। तो इजी क्वेश्चन लग रहा है मुझे, एक ही आंसर आया, वेरी बैड। तुम लोग हर डेटा को देखने लगते हो क्या एग्जाम में? ठीक है, एनालाइज करा, वो क्वेश्चन पे आ गए। वो क्वेश्चन तो इजी सा लग रहा है मुझे। देखो भैया 5.69 का लॉस हो गया कंपनी को। लॉजिक से सोचो ना, ये तो मैनेजर्स क्या काम करते हैं, ये तो करते हैं बैठ के, ठीक है। वो देखेंगे कि भाई इतना तो मेरा सेल्स हुआ है और लॉस इतने का हो चुका है मुझे ऑलरेडी, और उसको ना 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाना है, तो उसको ये भी कवर करना पड़ेगा, है ना, और एक और ऐड करके लाना पड़ेगा, राइट। क्या लगता है, यही होना चाहिए ना? क्या लगता है? मुझे तो ये लग रहा है जितने का लॉस हो चुका है उसको, एक सेकंड रुक जाओ। what should the sales for company in the remaining year such that there is an average profit of 1 करोड़। अब 1 करोड़ अगर कमाएगा तो जितने का लॉस हो चुका है उसको कवर करके एक एक्स्ट्रा कमाना होगा ना। मुझे इसमें डाउट आ गया, इसमें ऑप्शंस भी नहीं है ना। क्या आंसर लग रहा है तुम लोगों को? आदि 8 करोड़ कहाँ से आया, एक बार एक्सप्लेन करोगे? 8 करोड़ कहाँ से आया? चलो मैं देख लेता हूँ इसका सोल्यूशन क्या है। 60 करोड़ ये ये कैसा आंसर है? ये मंथली वाइज डेटा है क्या? अरे फर्स्ट क्वार्टर ही तो था, ये इम्पोर्टेंट चीज था, मिस कर दिया। अच्छा, मैंने बस सोल्यूशन पे एक नजर घुमाया, मुझे कुछ दिखा तो मैं वापस क्वेश्चन पे आया। इसमें फर्स्ट क्वार्टर का ही डेटा है। थ्रू आउट द ईयर 1 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए। लैंग्वेज में थोड़ा सा क्वार्टर वाइज है ना, सो थ्रू आउट ईयर शुड नॉट टोटल ईयर अर्निंग अभी 4 करोड़। आंसर तो कुछ और ही है। 60 करोड़ क्यों है? एक सेकंड रुक जा। For the given quarter 3 months when sales is 10.57, profit is this. So no profit no loss situation will be when sales is equal to 10.57 plus 5.69. ठीक है, ये तो हमने भी सोचा था 16.26। तो सेल्स ये क्वार्टर का हो गया, रिमेनिंग 3 क्वार्टर का बिना प्रॉफिट का इसका ट्रिपल होगा। एंड सेल्स फॉर रिमेनिंग 3 क्वार्टर्स फॉर 1 करोड़ पर मंथ प्रॉफिट, तो 12 करोड़। अब ये 1 करोड़ पर मंथ जो है ना, ये यहाँ पे लिखा है क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन में लिखा है एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1 करोड़ थ्रू आउट द ईयर, तो मतलब पूरे साल मिला के 1 करोड़ हुआ ना। लैंग्वेज में थोड़ा एरर नहीं है? वहां पे होना चाहिए था 1 करोड़ पर मंथ जैसा कुछ होना चाहिए था ना। 1 करोड़ पर मंथ थ्रू आउट द ईयर ऐसा कुछ होना चाहिए था, राइट। हाँ, थोड़ा सा फिर मैं इसको करेक्ट करूंगा। इसको मैंने अपलोड नहीं किया अभी ऐप पे, मतलब ये अभी आज ही बना है, ताजा क्वेश्चन है। सबको समझ आ गया? रूशम रो क्यों रही हो? ये रोने की इमोजी क्यों बनाई? नहीं समझ आया क्या? सर अब आ गया। ठीक है। हाँ तो नहीं, वैसे क्वेश्चन में लैंग्वेज में थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन होना चाहिए था। एंड मैंने भी इसमें मिस किया। मैंने क्या मिस किया देखो, इसलिए मैं बोलता हूँ ना, बहुत बच्चे सोचते हैं ग्राफ पढ़ो टेबल पढ़ो नीचे आ जाओ। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ छुपी है, दिख रहा है?
फर्स्ट क्वार्टर का ही ये डेटा है। तो फर्स्ट क्वार्टर का डेटा में दे रखा है कि 10.57 का सेल होता है। तो ये पिछले क्वार्टर से, अब तुम ध्यान से सोचो कि अभी ये ऑलरेडी लॉस में है, तो इसको नो प्रॉफिट में जाने के लिए ये इतना तो कमाना पड़ेगा ही, और ये जोड़ के कमाना पड़ेगा पर मंथ। तो 16.26 का हो गया पहले क्वार्टर का। अगले क्वार्टर का, एक सेकंड रुक जाओ, ये तो हमारा फर्स्ट क्वार्टर है ना। फर्स्ट क्वार्टर तो ऑलरेडी हो चुका है, एक सेकंड रुक जाओ। फर्स्ट क्वार्टर ऑलरेडी हो चुका है, तो मुझे सेकेंड क्वार्टर या रिमेनिंग 2 क्वार्टर, सही है, रिमेनिंग 3 क्वार्टर्स, ठीक है। तो रिमेनिंग 3 क्वार्टर्स का इतना कंपनसेट करना पड़ेगा, और उसमें फिर 12 ऐड करेंगे, वो प्रॉफिट पर मंथ के हिसाब से 1-1 करोड़ का 12 करोड़। तो अभी आ गया समझ सबको क्वेश्चन? अब इसमें ऑप्शंस होते तो फिर भी मैं सोचने की कोशिश करता, और हो सकता है वो पर मंथ वाली चीज दिख जाती, वो सॉरी फर्स्ट क्वार्टर मैंने मिस कर दिया था। सबको समझ आ गया? और लैंग्वेज भी चेंज करूंगा इसका, 1 करोड़ पर मंथ थ्रू आउट द ईयर लिखूंगा, क्योंकि 1 करोड़ थ्रू आउट द ईयर मतलब यहाँ पे सिर्फ 1 ऐड करना चाहिए था। मतलब यहाँ पे सिर्फ या तो आंसर चेंज करूंगा, सिर्फ 1 ऐड करूंगा, या फिर क्वेश्चन चेंज करूंगा। क्लियर हो गया सबको क्वेश्चन? बोलो, प्लीज रिप्लाई करो। और ये क्वेश्चन, ये टफ क्वेश्चन नहीं है, उसको कायदे से सोचो तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है? समझ आ गया ना? अच्छा लगा क्वेश्चन ये वाला? मैं मैम को पास कर दूंगा तुम्हारा फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। व्हाट इज द एवरेज सेल्स फॉर द लास्ट 5 रैंक कंपनीज? अब इसका आंसर लिखा हुआ है क्या? नीचे लिखा है, अभी बना ही नहीं है आंसर, तो फिर आंसर मैं निकाल देता हूँ। बताओ सब लोग आंसर क्या होगा? अभी ना तुम्हारे बैच को मैं उस पर रखता हूँ, बाकी बैच से ऊपर रखता हूँ, ठीक है, कुछ सोच के। तो इसलिए मैं कभी कभी नए क्वेश्चन तुम्हारे बैच में ले आता हूँ। व्हाट इज द एवरेज सेल्स फॉर द लास्ट 5 रैंक कंपनीज? बताओ। इजी क्वेश्चन है ये तो, कुछ नहीं, एवरेज निकालना है। रैंक मतलब सेल्स वाइज नॉट प्रॉफिट वाइज। चलो ये भी तुमने अच्छा ही चीज पॉइंट किया दिया, ये भी मैं क्वेश्चन में मेंशन करूंगा। एवरेज सेल्स फॉर द लास्ट 5 रैंक कंपनीज ब्रैकेट में सेल्स वाइज। ठीक है, गुड। 2 करेक्शन मिल गए मुझे। मैं आपके चैट में लिख देता हूँ, भूल जाऊंगा। चलो देखो, बताओ एवरेज। तो इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले ना सेल्स वाइज देखो सबसे टॉप पे कौन कंपनी है। सबसे ऊपर है दिस वन, 1 2 3 4 एंड 5, इनका ऐड करके अपॉन 5 करना। इसमें ट्रिक देखो क्या है, अगर मेरे पास अभी ऑप्शंस नहीं है, अगर ऑप्शंस होते तो मैं सबसे पहले डेसिमल पार्ट को ऐड नहीं करता, फालतू का हेडेक नहीं लेता, मैं सिर्फ इनको ऐड करूंगा। अब इनको कैसे ऐड करते, ध्यान से देखो। 4 + 3 7 + 2 9 + 2 11 एंड 0 1 कैरी। 3 + 7 10 + 1 8, क्या हो गया मुझे, 10 + 1 11 + 3 14 + 1 15 1 16 1 कैरी। 1 + 1 2 261 आया है। और ये देखो 0.96 है, ये है 1 हो गया लगभग, ये है लगभग 3 हो गया, ठीक है ना, लगभग। तो 3 ऐड कर दो, या 4 ही ऐड कर दो, ऑप्शंस दूर होंगे। अपॉन 5 करो तो 52.8। अपॉन 5 करने का ट्रिक पता है सबको? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, सो ट्वाइस करो 52.8 एंड डेसिमल लगा दो, बिकॉज दिस विल बिकम 10। सो आंसर इज 52.8। समझ आ गया सबको? क्लियर है? क्लियर है ना? थर्ड क्वेश्चन देखो। फॉर विच कंपनी इज द नेट प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स हाईएस्ट? नेट प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स हाईएस्ट।
इसमें प्रॉफिट वैल्यू वाइज है क्या? यहाँ पे मेंशन करना होगा ना नेट प्रॉफिट। तो लॉस वाली तो ऐसे इग्नोर हो जाएंगी, अगर मैं देखूँ तो माइनस वाली तो गई है ना, माइनस वाली तो गई, प्लस वाले हम देखना है कि किसका हाईएस्ट है एज अ प्रॉफिट ऑफ एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। बताओ क्या आंसर होना चाहिए, अप्रोक्सीमेशन से बता दो। यू हैव फर्स्ट कंपनी प्रीमियर, उसका पॉजिटिव है, एंड देन शुभम का पॉजिटिव है। तीन ही कंपनी का चेक करना है, तीन का ही पॉजिटिव है, सबका लॉस में है। हाँ। बताओ आंसर। सर आई थिंक यू टुक द कंपनीज आउट ऑफ ऑर्डर। आदि माइक पे एक्सप्लेन करोगे? आउट ऑफ ऑर्डर मतलब सेकंड क्वेश्चन में सर यू टुक विंडग्लास, तो है तो वो टॉप फर्स्ट होगा ना, नहीं लूंगा क्या उसको? सेल्स में फर्स्ट पे है ना वो। हाँ पुलकित 7 PM वाली क्लास स्टार्ट हो गई है, तू घुस जा क्लास में। प्रीमियर पॉली, आदि माइक पे बता दे, मुझे समझ नहीं आया। मैं तो विंडलेस नहीं लेना चाहिए, उसके तो हाईएस्ट है ना, तो टॉप 5 बोला था ना, सेल्स में फर्स्ट पे है वो तो। वो मैंने नीचे से रैंक अज्यूम किया फॉर सम रीजन। कुछ भी। चलो ठीक है, 5:30 बजे वाले बच्चे क्लास छोड़ सकते हैं। आई विल स्टार्ट अनदर रिकॉर्डिंग।